Hello everyone, my name is Mayank Pandey and I'm here to teach you child development and pedagogy for DSSB PRT Part B एग्जाम। दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली दो क्लासेस पसंद आई होंगी, तभी आप इस क्लास को देखने आए होंगे। ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक है। टेलीग्राम पे आप जरूर कनेक्ट होइएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ और साथ में क्विजेज मिलेंगी, और वो क्विज या तो मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ या फिर DSSB या सीटेट पे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्विज होती हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट रहिएगा। और हमारा आज का टॉपिक है जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो पहले हम समझते हैं कि इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना क्यों ज़रूरी है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि DSSB PRT में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी पेडागोजी का बेस है, बच्चे को समझने के लिए ये पेडागोजी का बेस है। बच्चे की थिंकिंग को समझने के लिए भी ये पेडागोजी का ही बेस है। अब जब बच्चे को समझेंगे तो उसके हिसाब से आप टीचिंग मेथड फॉलो करेंगे, तो सही टीचिंग मेथड चुनने के लिए इससे आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो पीआरटी की एज है कहीं ना कहीं वो हमारे पियाजे की स्टेजेस हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वही एमसीक्यू केस स्टडी इजी होती है। ठीक है, और ये बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है। मेरा यकीन मानिए, आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया, आप इस टॉपिक पे महारत हासिल कर लेंगे। आपको फिर ये कभी भूलेगा नहीं। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, मैं बार बार बोलूँगा इस बात को, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, चीज़ों को इंग्लिश में याद रखिएगा और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। दोस्तों, आगे जो आपका वीडियो चलेगा वो मेरा पुराना वीडियो ही है। मैंने सीटेट के लिए उसको बनाया था, लेकिन मैंने उस पर ये बात मेंशन की थी कि इसे DSSB के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। तो प्लीज़ अब यहाँ से आप उसे कंटिन्यू करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। संज्ञानात्मक विकास इन्हीं का है। तो जीन पियाजे पहले हम जान लेते हैं, जिसकी थ्योरी में पढ़नी है कि वो इंसान है कौन। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें इनेटिस्ट कहा गया, इन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा गया, मुझे स्पेलिंग एरर के लिए माफ करिएगा, और इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया। ठीक है, अब इन्हें इनेटिस्ट क्यों कहा गया? इनेटिस्ट का मतलब होता है जब जो व्यक्ति हेरिडिटी को डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट मानता है। इनका मानना था कि हेरिडिटी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आनुवांशिकता डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें इनेटिस्ट कहा गया। इसके बाद बात करें अगर, तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, इसका क्या मतलब है? तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसने ये स्टडी की हो अच्छे से कि लर्निंग या नॉलेज बनते कैसे हैं। एपिस्टेमोलॉजिस्ट में स्टडी किया जाता है कि लर्निंग और नॉलेज ये दोनों चीजें बनती कैसे हैं। ठीक है, और इसके बाद फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो जितने भी उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एनिमल्स पे रिसर्च की। ठीक है, जितने भी थे सबने एनिमल्स पे रिसर्च की, और जीन पियाजे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बच्चे के ऊपर रिसर्च की, इसलिए इन्हें कहा गया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एनिमल्स के ऊपर अपनी रिसर्च की। ठीक है, पर ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर रिसर्च की, खासकर अपने ही बच्चों के ऊपर रिसर्च की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इनका मानना था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इनका मानना था कि बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। दोस्तों, स्टेजेस पढ़ने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि पियाजे के अनुसार क्या बातें उनको लगती थी। तो बहुत शॉर्ट समझते हैं, फिर उसका एक लॉन्ग वर्जन चीजों को समझेंगे। पियाजे कहते थे, जो पियाजे थे हमारे, वो कहते थे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्या बढ़ती है? जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, वो भी धीरे धीरे होता रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है चाइल्ड डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता रहता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बच्चा है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करता है।
ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट होगा, बच्चा जब एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो उसका जो सोच है, उसकी जो सोच है, तो उसकी सोच का डेवलपमेंट एक क्रमिक चरणों में होता है, मतलब कि सीरीज में होता है। ठीक है, कुछ निश्चित स्टेजेस होती हैं। पियाजे ने अपनी 4 स्टेजेस दी हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है फैक्चुअल क्वेश्चंस में कि कितनी स्टेजेस दी हैं, तो 4 स्टेजेस दी हैं। अभी इनके बारे में बात करेंगे। तो जो सोच का विकास है वो क्रमिक चरणों में होता है। ठीक है, और उनके सोचने की क्षमता का अपना अलग अलग लेवल है। ठीक है, उनका जो सोचने की क्षमता है, मतलब अब एक छोटा बच्चा जो सोच सकता है, 2 साल का बच्चा जो सोच सकता है, क्या वो 6 साल का बच्चा सोच सकता है? ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है। कुछ रेयर केसेस की बात अलग होती है। जो 6 साल का बच्चा है, क्या वो 18 साल के बच्चे जितना सोच सकता है? नहीं सोच सकता। इसलिए ऐसा कहा गया कि सोच का विकास क्रमिक चरणों में होता है और हर चरण में अपनी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। आई बात समझ में आपको? और ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं बताने वाला हूं कि ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, ठीक है, ये 2 चीजों से, एक होता है एसिमिलेशन, ठीक है, प्लस एकोमोडेशन। इन 2 प्रक्रियाओं से आगे बढ़ता है। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट में सीख रहा है, उसकी सोच जो है डेवलप हो रही है, स्टेजेस में हो रही है, तो ये सारी चीजें होती हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से। एसिमिलेशन और एसिमिलेशन को अनुकूलन भी बोलते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे बच्चा जो है, जो सामने है उसको देखते देखते बच्चा जो सामने नहीं है वो भी सोचने लगता है। आसान शब्दों में ठोस से एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त की तरफ सोचने लगता है। ये जितनी भी लाइंस मैंने बोली, ये आपको सीटेट, DSSB और यूपीटेट जैसे एग्जाम्स में एज इट इज मिल जाएंगी। तो जो मैंने अभी जितना हिस्सा बोला है और इंपॉर्टेंट बता के बोला है, इसे आप याद रखिएगा, इनके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। तो दोस्तों, अब तक आपको ये 2 बातें समझ में आ चुकी हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा डेवलपमेंट भी वैसे वैसे होता जाता है। ये है हमारी पहली बात, है ना। और दूसरी बात, प्याजे जी ने बताया कि हम सोचते कैसे हैं, हम थिंकिंग कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने हमको ये भी बताया। तो अब बात करते हैं इनकी डेवलपमेंट स्टेजेस की। इन्होंने टोटल 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें से पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 ईयर्स, 0 से 2 साल। नाम से ही ये बात समझ में आ रही है कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा अपने सेंसेस और अपनी मोटर स्किल्स या मोटर एक्टिविटीज से सीख रहा होता है। मोटर एक्टिविटीज वो जो गति क्रियाएं कर रहा है उनको बोलते हैं, और सेंसेस तो आप जानते ही हैं, ठीक है, अपने संवेदी मांसपेशियों से, संवेदी अंगों से जो सीख रहा होगा वो। तो इस उम्र में बच्चे ज्यादातर एक्टिविटी सेंसरी मोटर रिलेटेड ही करते हैं, इसलिए इसको कहा गया सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे को भाषा ज्ञान नहीं ही होता, ठीक है, लैंग्वेज का नॉलेज नहीं ही होता। सेंसरी मोटर स्टेज में कोई बच्चा हो पहले से तो बोलने नहीं लगता, वो धीरे धीरे टाइम के साथ सीखता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस स्टेज में बच्चे जो सेंसेस और अपनी मोटर स्किल्स, अपनी गति क्रियाओं से ही चीजों को सीख रहे होते हैं, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, मतलब नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं। इनबॉर्न भी नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि नेचुरल। जैसे जब बच्चा पैदा हुआ तो आपने देखा होगा कि वो अपने अंगूठे को चूसता है ना। अंगूठा चूसना एक बहुत सामान्य एग्जाम्पल है, लेकिन ये रहता 0 से 2 साल तक ही है, ठीक है। उसके बाद के बच्चे जो कर रहे होते हैं वो एक आदत होती है, ठीक है। तो अंगूठा चूसना, इसके अलावा हाथ की हथेलियों को बंद करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्सेस होती हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो बिना मर्जी के ये काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन 2 साल तक आते आते ये सब चीजें खत्म होने लगती हैं, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है, लक्ष्य केंद्रित उसका व्यवहार होने लगता है, ठीक है। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में होता क्या है कि सपोज आपने चाय का कप रखा, अब बच्चे
कि ये अत्यधिक इच्छा है कि मुझे इसको जाके पाना है, या कोई भी चीज आप बच्चों के सामने ला के रखिए तो वो दौड़ के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। भले ही वो किस तरह वहां पे पहुंचे, वो लड़खड़ा जाए, वो गिर जाए, वो घुटने के बल जाए, वो रेंग के जाए, पर उस चीज को पकड़ने की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करता है। इसके बाद बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? जब आपने नोटिस किया होगा, वैसे पहले इसका मतलब बता देता हूं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट का परमानेंट होना। ऑब्जेक्ट का परमानेंट होना कब? जब बच्चे के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी आंखों के सामने नहीं है, तब भी वो उसकी कल्पना कर लेता है। तो ऑब्जेक्ट का परमानेंट होना आंखों के सामने। आइए अब इसको समझते हैं। एक बच्चा है और आपने एक खिलौना लिया और उसको दिखाया, छोटे बच्चे को, वही कहीं 6 से 8 महीने का बच्चा है, आपने उसको खिलौना दिखाया तो, और फिर आपने उससे वो खिलौना छीना या ले लिया, छिपा दिया, और उस खिलौने की जगह आपने दूसरा खिलौना दे दिया। ठीक है, दूसरा खिलौना जब आप देंगे तो वो दूसरे खिलौने से खेलने लगेगा। आपने एक छोटे बच्चे को खिलौना दिया और फिर छिपा लिया, फिर उसके बाद वो खिलौना जो आपने दिया था, इसको छिपाने के बाद आपने उसको तुरंत दूसरा खिलौना दे दिया, तो पहले वाले को भूल जाएगा और दूसरे वाले खिलौने के साथ खेलने लगेगा। यही, इसके बाद क्या होगा? ठीक है, अब मतलब बच्चे का माइंड डाइवर्ट है, बच्चे को याद नहीं है ये चीज कि उसके पास क्या चीज थी, वो नई चीज से खेलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो 2 साल के करीब आएगा, आपने जो खिलौना छिपाया है इस बार, वो उसको लेने के लिए दौड़ेगा, खींचेगा, आपसे लड़ेगा कि आपने अगर उसको अपने हाथ के पीछे छिपा लिया तो वो उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करेगा ही करेगा। दूसरा एग्जांपल अगर लें छोटे बच्चों के केसेस में, तो आप छोटे बच्चों को, वही लगभग 2 साल तक आते आते जो बच्चे होते हैं, आप उनके लिए चॉकलेट लेके आते हैं, आप उन्हें एक खिला देते हैं, दूसरी वाली पॉकेट के अंदर रखते हैं। तो मेरा यकीन मानिए कि ये जो दूसरी चॉकलेट है, उसके लिए वो आपकी पॉकेट के अंदर हाथ डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ये बताता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जब बच्चे के अंदर आने लगता है तो वो ये बताता है कि बच्चे को चीजें याद होने लगी हैं। अब बच्चा जो है वो मेमोराइज कर पा रहा है चीजों को, उसे याद है, जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो भी उसे याद है। तो शॉर्ट में हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं फिर से। बच्चा अपने सेंसेस और मोटर एक्शन से सीखता है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, और वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है। ये तीनों ही पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में एज इट इज आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स होती है। प्री ऑपरेशनल का मतलब है, प्री का मतलब पूर्व और ऑपरेशनल का मतलब हो गया लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग से पहले की अवस्था, मतलब इसके बाद वाली स्टेज लॉजिकल थिंकिंग वाली होगी। तो प्री ऑपरेशनल में बच्चा भी लॉजिक्स नहीं लगा पा रहा, ठीक है, अभी लॉजिक्स नहीं लगा पा रहा। लॉजिक्स न लगाने का मतलब ये नहीं होता कि वो थिंकिंग नहीं कर पा रहा, बस उसके जो लॉजिक है वो सही नहीं है, उसके जो तर्क हैं उनके उत्तर उसके सही नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा। प्री ऑपरेशनल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बाद बच्चा लॉजिक सीख रहा है पियाजे के अकॉर्डिंग, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा प्री ऑपरेशनल के बाद लॉजिक सीखेगा। ओके, तो इसमें होता क्या है कि बच्चा जो है इलॉजिकल थिंकिंग लगाता है, उसके लॉजिक सही नहीं होते हैं। ठीक है, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि बच्चा एकदम से लॉजिक गलत नहीं लगाता, बस उसके, या मतलब लॉजिक ही नहीं लगाता, ऐसा नहीं होता। लॉजिक वो लगाएगा लेकिन गलत लगे रहेंगे उसके लॉजिक। इसी चीज को कहा गया, एक टर्म आता है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, ये वर्ड ध्यान से देखिए, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब है, बच्चे के हाथ में बलून है और वो बलून फूट गया, ठीक है, और फूटते ही कुत्ते ने भौंक दिया, तो वो बच्चा बोलेगा कि ये बलून कुत्ते के भौंकने की वजह से टूटा है। ठीक है, उसे नहीं पता कि बलून पहले फूटा और बलून की आवाज सुन के कुत्ता भौंका है।
ये चीज वो नेक्स्ट स्टेज में समझेगा, पर अभी उसको नहीं समझ में आ रहा कि गुब्बारा फूटा, कुत्ता भौंका मतलब कुत्ते ने भौंका इसलिए गुब्बारा फूटा। यही है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। और ये जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में वो चीजें बता रहा है, इसी को कह देते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट, है ना। वो कारण भी बता रहा है और कारण का प्रभाव भी बता रहा है। भले ये चीज गलत बता रहा हो पर वो कॉज एंड इफेक्ट बताने लगता है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरी चीज, ये इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल वाली एज में बच्चे के अंदर एक भाव आता है या एक समझ अपने अपने आप डेवलप होने लगती है एनिमिज्म की। एनिमिज्म, ANIMISM। एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। अभी एनिमिज्म क्या है? जब हम किसी भी निर्जीव चीज को सजीव माने तो वही एनिमिज्म है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव माने वही जीववाद या एनिमिज्म है। अब इस टाइम पे होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सारी चीजें सजीव लगती हैं, ठीक है। उनको लगता है जितनी भी ये चीजें हैं सब सजीव हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉल को खाना खिलाते हैं, आपने देखा है। टेडी बियर को खाना खिलाते हैं, आपने देखा है, ठीक है। उसको बेबी की तरह ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें आपने देखी हैं, ठीक है। या सपोज उनके चोट लग गई, किसी चीज से चोट लग गई, टेबल से लग गया तो कहेंगे टेबल ने मारा है मुझे, है ना। फ्लोर पे गिर गए तो कहेंगे इसको मारो, ठीक है। मेरी भतीजी को तो मैंने साला कुत्ता सिखा दिया था, तो वो फ्लोर पे गिरती थी तो कहती चाचू इस साले कुत्ते ने मुझे मारा है। तो ये बच्चों में होता है, ये हमारे अंदर भी था और ये बच्चों में होता ही होता है। लगभग बच्चे चाहे जहां के हों, ये चीजें उनके अंदर सामान्य होती ही होती हैं। वो कुछ मजेदार एग्जाम्पल देता हूं कि ये तो मैंने एग्जाम्पल दी अपनी भतीजियों के। मेरी 3 भतीजियां हैं, कुक्कू, टिम्मू और लड्डू, तो बड़े प्यारे बच्चे हैं। बाकी आपको मैं अपने भांजे का एग्जाम्पल देता हूँ। पता है वो क्या करता था? आप उस टाइम पे ऑल आउट वगैरह का उतना वो नहीं था, तो मॉर्टिन हम जलाते थे। तो अपनी कार को नहला धुला के एकदम साफ सुथरा करके बिस्तर पे रखता था और बिस्तर के नीचे मॉर्टिन जला देता था। और अगर हम बोलते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता था इसको मच्छर न लगे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यही एनिमिज्म है। 2 से 7 साल का बच्चा जो है उसके अंदर यही एनिमिज्म का भाव है। इस बात को प्लीज याद रखिएगा। इसी टाइम पे बच्चे के अंदर एक चीज होती है इरिवर्सिबिलिटी। अभी इरिवर्सिबिलिटी क्या है? वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर मेरा यकीन मानिए आपके सारे डाउट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? प्याजे ने अपने बच्चे को घर से स्कूल का रास्ता बताया कि बेटा ये घर है और ऐसे 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 तुमको स्कूल जाना है। उन्होंने कहा अब तुम एक काम करना, तुम स्कूल से घर आ जाना, ठीक। उन्होंने कहा तुम को मैंने घर से स्कूल तो बता दिया, तो अब तुम एक काम करना अकेले घर आ जाना, ठीक है। तो बच्चे ने उनसे बोला कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता आपने बता दिया लेकिन मुझे स्कूल से घर का रास्ता नहीं पता। तो प्याजे के अकॉर्डिंग यही इरिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। इस टाइम पे बच्चा ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि जो आने का रास्ता था वही जाने का भी रास्ता है। ये थिंकिंग उसके अंदर नहीं आती। इसी को प्याजे ने नाम दिया इरिवर्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है ईगो सेंट्रिज्म। स्पेलिंग एरर के लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको कुछ जगह स्पेलिंग एरर मिल सकते हैं। ईगो सेंट्रिज्म ये क्या होता है? इसमें बच्चा सोचता है कि, पहले तो मेरी बात समझिएगा, बहुत सारे एजुकेटर आपको ये बताएंगे कि बच्चा सामने वाले को गलत मानता है, ठीक है। कुछ हैं बड़े एजुकेटर्स जो आपको बताएंगे पर यह बात गलत है। बच्चा सामने वाले को गलत नहीं मानता, ठीक है। बच्चा क्या सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोचता हूं वही सभी सोचते हैं, वही सभी सोचते हैं। मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूं, बच्चा ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सभी सोचते हैं। एक बार फिर मैं बोल देता हूं इस बात को। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चे को लगता है कि जो मैं सोचता हूं, जो बच्चे की थिंकिंग है, जो चाइल्ड की थिंकिंग है, सिटी मतलब चाइल्ड थिंकिंग है, उसको लगता है वही ऑल ओवर थिंकिंग है। दुनिया का हर इंसान वही सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप से लेता हूं, मुझे सिंचैन बहुत पसंद था, सिंचैन कार्टून है, तो मुझे लगता था यार सारे बच्चों को सिंचैन पसंद होता होगा। मैं उनसे डिस्कस करता था, ठीक है।
और मुझे खीर पसंद थी, तो मुझे लगता था यार खीर ऐसा, अगर कोई मना करता था हम खीर नहीं खाते तो मैं बोलता था ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। अब अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पसंद था तो मैं ऐसा सोचता था, मुझे गुड़ की जलेबियाँ नहीं पसंद। हमारे यहाँ नॉर्थ में ठंडियों पे गुड़ की जलेबी बनती हैं। ठीक है। तो वो मुझे नहीं पसंद आती थी, तो मुझे लगता था यार कैसे कोई गुड़ की जलेबी खा सकता है। और बहुत सारे केसेस में मैं अपने दोस्तों से भी यही एक्सपेक्ट करता था कि उन्हें गुड़ की जलेबियां नहीं पसंद। तो ये होता है ईगो सेंट्रिज्म। किसी को हम गलत नहीं मानते, किसी को हम सही नहीं मानते, बस हम ये सोचते हैं, बच्चा ये सोचता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है वही दूसरों के लिए भी होगा। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन की। अब लैक ऑफ कंजर्वेशन इमेज भी आपके सामने है, इसको मैं बताता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से कि सपोज बच्चे को आपने 5 रुपए दिए। ठीक है, इस एज की बात कर रहा हूं मैं, 2 to 7 के आसपास, एंड आते आते समझ में आ जाती है, पर 5 का सिक्का दिया आपने, 5 रुपए का कॉइन दे दिया और 1-1 रुपए के 5 कॉइन दे दिए। ठीक है, और आपने उससे पूछा कि ज्यादा कौन सा है, तो जो बच्चा है वो 1-1 रुपए वाले कॉइन्स को बोलेगा कि ये ज्यादा है और वो इनको पकड़ेगा। ठीक है, आपने बच्चे को 5 रुपए का कॉइन दिया और 1-1 रुपए के 5 कॉइन दिए, तो बच्चा जो है इस एज पे इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ेगा, उसे लगेगा ये ज्यादा है। ठीक है, और इसी वजह से बच्चे के अंदर सेंट्रेशन नहीं डेवलप होता। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, मैं सारे पॉइंट इस पे नहीं लिखे हुए हैं। सेंट्रेशन नहीं डेवलप होता, आता है लेकिन देर से आता है, लेकिन आ जाता है, इसी एज पे ही आता है लेकिन सेंट्रेशन आता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन होती है, उसके बाद सेंट्रेशन। अब सेंट्रेशन क्या है, तो सेंट्रेशन को ऐसे समझते हैं कि बच्चे ने सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखा है। क्या देखा कि इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, पर उसे ये चीजें नहीं पता क्योंकि अभी वो छोटा है ऑब्वियसली, तो उसे ये नहीं पता कि वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, इसको कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसको रखना आसान है, बच्चे ने ये सब नहीं सोचा। तो जब बच्चा एक ही चीज, एक ही एस्पेक्ट की तरफ फोकस करे, उसको कहते हैं सेंट्रेशन। एक ही चीज में उसका ध्यान केंद्रित है, बाकी चारों तरफ ये चीजें नहीं सोच पाता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो सेंट्रेशन के लिए दूसरा एग्जांपल ये होगा कि सपोज एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है। ठीक है, एक और ग्लास बना देते हैं, एक ग्लास ये है। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए माफी चाहूंगा, इनको थोड़ा चौड़ा रखने की जरूरत है। ये ऐसा पॉट है और ये ग्लास है। ठीक है, अब पानी जितना इन दोनों में आ रहा है ना, उतना इसमें भी आ रहा है, लेकिन बच्चे के लिए ये अभी ज्यादा लगेगा। इसके बाद वाली स्टेज में वो समझ जाएगा कि ये चीज दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन अभी वाली स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चे को ये ज्यादा लगेगा। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? टीचर्स दूसरे एग्जाम्पल देते हैं, पर जरूरी नहीं है ना कि हम सब एक दूसरे के एग्जाम्पल्स को कॉपी करें। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अब आप ये मत सोचिएगा टीचर ग्लास से दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मैंने दूसरा दे दिया, जरूरी तो नहीं होता। मेरी बात मुझे आपको समझानी है। अब एक पॉइंट अभी हमारा बाकी था, सिंबॉलिक थॉट एंड लैंग्वेज बच्चों की इस टाइम पे डेवलप हो जाती है। वो भले ही गंदी सी ड्राइंग बनाए, पर लड़का लड़की, मम्मी पापा, दीदी भैया, ये सब वो डिनोट करना सीख जाते हैं। ठीक है, मछली बनाए, ये सारी चीजों को सिंबल से वो बनाना सीख जाते हैं। किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये चीजें एज इट इज याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टर्म आता है इंट्यूटिव थॉट। अब ये इंट्यूटिव थॉट क्या होता है? बच्चे को लगता है, जैसे सपोज बच्चे ने टीवी देखी या बच्चे को आपने कोई चीज बताई, ठीक है, किसी चीज का रीजन बताया, तो वो रीजन बताने वाले को भूल जाता है और वो ये सोचता है कि ये बस मुझे पता है, पर कहाँ से पता है, क्यों पता है, उसे नहीं जानकारी, वो भूल जाता है। तो यही होता है इंट्यूटिव थॉट। तो ये चीज भी वही 4 से 7 साल वाली एज के आसपास डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, इंट्यूटिव थॉट का मतलब होता है कि जिसने मुझे रीजन बताया, बच्चा उसको भूल जाता है, मतलब उसे वो रीजन कहाँ से पता चला उसे नहीं याद होता, बस उसे ये होता है कि ये चीज मैं जानता हूं, अब कैसे जानता हूं उसे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, यही होता है इंट्यूटिव थॉट। दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि पहले वाली को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक चलती है। इसमें बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मैंने आपको बताया था, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, स्टार्ट हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
और एग्जाम में पूछता है लॉजिकल थिंकिंग कब बच्चे की कब शुरू होती है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है कि जो आंखों के सामने है, ठीक है, वो भी ठीक है, आंखों के सामने जो मूर्त चीजें हैं बच्चा उनको याद रखने लगता है, समझने लगता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आने लगती है, तो वो रिवर्स करना जानता है। अब वो स्कूल से घर और घर से स्कूल का रास्ता उसे याद रहेगा, ठीक। अब इस एज में बच्चे के अंदर जो सेंट्रेशन आया था, मतलब कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, वो एक ही एस्पेक्ट में सोच रहा था, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे डिसेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, डिसेंट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे डिसेंट्रेशन हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे टूल्स नहीं है, तो इसलिए मेरी टाइपिंग वगैरह ऐसी हो रही है, तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि मैं अपना समझाने का अपना उच्चतम स्तर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन आने लगता है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि आपने बच्चे को ट्राइंगल दिखाया, सर्कल दिखाया, स्क्वायर दिखाया और फिर ऐसा एक ट्राइंगल दिखाया। अब आपने इनके बारे में पूछा कि इनका डिफरेंस क्या है, तो इस एज में बच्चा क्या करेगा आपको पता है? बच्चा इनकी साइड्स से बता देगा कि कौन सेम है, कौन डिफरेंट है। इसके पहले वाली स्टेज में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन की, वो साइड्स देख के लॉजिक लगा रहा है, सामने ये चीजें हैं ना, और इनके वो लॉजिक लगा रहा है, इसीलिए इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा गया, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन अपना लॉजिक लगा के कर लेगा कि भाई इसकी 3 साइड है, इसकी 3 साइड है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, इसकी 4 साइड है, ये सर्कल है, इसकी कोई साइड वैसी है ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है समझता है। सीरिएशन आप देखेंगे बच्चों का जो सिलेबस बनता है इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग बनता है। आपने अवरोही आरोही क्रम पढ़ा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यही होता है, बच्चे के अंदर सीरिएशन आने लगता है। इस टाइम पे एक चीज और आती है, बहुत उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, अभी ट्रांजिटिविटी क्या है? ट्रांजिटिविटी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है बी से, तो बताओ ए और सी का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, उसके सामने जो चीजें हैं, मतलब ऑब्वियसली ये चीज टीचर सिखाएगा, लेकिन बच्चा क्या करेगा कि ए बड़ा है बी से और सी छोटा है बी से, और फिर ए और सी का अगर उसे रिलेशन जानना है तो वो अपने आसपास की चीजों को लेगा और बड़ी चीजों, जैसे एक बड़ी स्केल होगी एक छोटी स्केल होगी, तो ऐसे वो कंपेयर कर करके ये निकालेगा कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, सामने वाली चीजों से वो लॉजिक लगा रहा है, इस बात को समझिएगा, इसीलिए इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। ये 11 साल और उससे ऊपर के लिए होती है, ठीक है। उससे ऊपर मतलब कोई भी आ जाएगा, एडोलेसेंस चाइल्ड भी आ जाएंगे, बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो ये ऐसा, इस टाइम पे बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि जो चीज आंखों के सामने नहीं है, आइज के सामने नहीं है, बच्चा उन चीजों को भी इमेजिन कर पाता है। तो इस टाइम पे अगर एग्जाम में पूछे कि फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में डेवलप होती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। और ये बात याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ठीक है। तो इन्हें, ये सारा हम नहीं बोल रहे हैं, जीन पियाजे ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या होगा, बच्चे की हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप होने लगती है। स्पेलिंग एरर के लिए मैं फिर से माफी चाहूंगा। हाइपोथेटिकल, अभी हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होती है, मतलब जो चीज सामने नहीं है, ठीक है, उसके कारणों का पता, ठीक है, उसके होने के या कारणों को सोचना कि इसके और क्या कारण हो सकते हैं, वो हाइपोथेसिस है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और इसके बाद साइंटिफिक रीजनिंग भी बच्चा लगाता है। कोई चीज हो रही है, एडवांस लेवल थिंकिंग, जैसे मतलब न्यूटन थे, या जो मैथमेटिशियन होते हैं, या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये सारे लोग एक साइंटिफिक रीजनिंग को फॉलो करते हैं। एक आम आदमी नहीं, लेकिन हाँ मतलब लोग करते हैं बहुत ज्यादा सोचने समझने के लिए। अब एक टर्म आता है एडोलसेंट
ईगोसेंट्रिज्म, ये ईगो है, इसे ईगे नहीं मत पढ़िएगा, ईगोसेंट्रिज्म है ये, ठीक है। अभी एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म क्या है इसे समझते हैं। सपोज इस उम्र में हम लोगों को, आपके साथ भी होता था, मेरे साथ भी होता है, हमें ठीक दिखना होता है। हम बार बार मिरर के सामने जाते हैं, ठीक है। लोगों के सामने जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये हमें अटेंशन दे रहा है, लोग हमें देख रहे हैं, है ना, हमको ये सारी चीजें लगती हैं। इसके अलावा मैंने बच्चों में एक पैटर्न और देखा है, उन्हें पैर छूने में शर्म सी महसूस होती है। इस उम्र में पैर छूने में शर्म सी महसूस होती है। ये ऐसा ऐसा बच्चे की गलती नहीं है, वो एडोलेसेंट का एक ईगोसेंट्रिज्म है। बच्चे के साथ ऐसा होता ही होता है ना। हमारे यहाँ पैर छूने का कल्चर है, तो बच्चे को पैर छूने में भी शर्म सी इस बात पे लगती है। उसे लगता है यार मेरी मेरी मतलब उसे या तो शर्म आती है या तो उसे लगता है कि मेरी वैल्यू कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर भी बच्चे को ऐसा लगता है तो वो इस एज की वजह से लगता है, तो यहाँ पे उसे समझाने की जरूरत होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है। हाँ, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स टोटल 4 कॉजेज हैं। बाकी एजुकेटर्स या मतलब कोई भी हो, बुक्स में भी ज़्यादा बताए जा सकते हैं, पर होते टोटल 4 हैं। तो पहला वाला है हमारा मैचुरेशन, ठीक है। अब मैचुरेशन क्या है? मैचुरेशन एक बायोलॉजिकल ग्रोथ है और ये सीखने की ही एक तरह से तैयारी है कि आप जब चीज़ों को समझने वाले हैं, सीखने वाले, व्यवहार सीखने वाले हैं, उसके लिए होता है। तो मैचुरेशन एक कारण होता है बायोलॉजिकल ग्रोथ का, ठीक है। मतलब कि जब आपका नर्वस सिस्टम और आपका ब्रेन मैच्योर होगा, जब आपका नर्वस सिस्टम और ब्रेन मैच्योर होंगे, तब आप कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे, आप जटिल चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका ब्रेन ही छोटे बच्चे जितना है और आपकी एज ज़्यादा है तो क्या ही मतलब, है ना, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस क्या है? यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ मैंने एक्सपीरियंस लिखा है। फिजिकल एनवायरनमेंट में बच्चा एक्टिविटी करके ही तो एक्सपीरियंस लेगा, हाँ, है ना। सक्रिय ज्ञान का निर्माता यही तो बनेगा बच्चा। तो इन्वायरमेंट के साथ बच्चा करके सीखता है, इंटरेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ता है, जैसे स्केल मेजर कर रहा था फिर वो समझ पा रहा था, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जैसे है सोशल ट्रांसमिशन। अब सोशल ट्रांसमिशन का मतलब है समाज में वो अपने माँ बाप से सीखेगा, है ना, अपने पेरेंट्स से सीख ही रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स से सीखता है, अपने टीचर्स से सीखता है, अपने पीयर्स से सीखता है ना, जो उसके सहपाठी वगैरह होते हैं वो उनसे सीखता है। समाज में वो सोशल लर्निंग करता है, वैल्यूज सीखता है ना, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या होता है, समाज के जो नियम होते हैं वो सीखता है। तो ये सोशल ट्रांसमिशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, यही डेवलपमेंट को कर रही होती हैं। अब ये इक्विलिब्रेशन क्या है? आपका 4th पॉइंट है, अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है अलग से। इक्विलिब्रेशन ये पियाजे का मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूनिक आइडिया है, इसे पियाजे ने ही दिया था और इससे एग्जाम में क्वेश्चन। अब हम जानेंगे कि ये इक्विलिब्रेशन क्या होता है। आइए समझते हैं इसको। इक्विलिब्रेशन को बहुत आसान शब्दों में कहें तो जिस प्रोसेस से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट CD, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसे ही पियाजे ने इक्विलिब्रेशन कहा। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रेशन क्या है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस प्रोसेस से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसे ही पियाजे ने इक्विलिब्रेशन कहा है, ठीक है। अब इसे और थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें तो जो आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन है और जो आपकी नई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन और नई इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनके बीच का ही ये बैलेंस है इक्विलिब्रेशन। इन दोनों का जो बैलेंस है वही है आपका इक्विलिब्रेशन। अब ये पुरानी इंफॉर्मेशन के लिए पियाजे ने एक टर्म यूज किया, स्कीमा, ठीक है। तो पुरानी इंफॉर्मेशन के लिए जो आपकी ओल्ड इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक टर्म यूज किया, स्कीमा,
SCHEMA, स्कीमा। इसको स्कीमा से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, स्कीमा अलग चीज है। ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है, स्कीमा, इसको समझ के चलिएगा क्योंकि अभी आगे इससे रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि बच्चा जब भी कुछ नया सीख रहा होता है, ठीक है, जब भी कोई वो नई चीज सीखता है तो उसकी पुरानी सीखी हुई चीज पे वो चीज असर करती है और इससे क्रिएट होता है क्या, कंफ्यूजन। और यही कंफ्यूजन हम क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसे बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रेशन या डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसी थिंकिंग को जब बच्चा एडजस्ट करता है, क्या करता है बच्चा, जब इसी थिंकिंग को एडजस्ट करता है तो इसको एडजस्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है एजिमुलेशन, ठीक है, पहला होता है एजिमुलेशन, दूसरा होता है एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, इसको आप आगे समझ जाइएगा, DATION है। अब ये एजिमुलेशन क्या होता है, जब पुराने में हम नया जोड़ते हैं, पुराने में नया जोड़ते हैं, फिटिंग न्यू इनटू एग्जिस्टिंग आइडिया, पुराने में नया, पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन जोड़ना या पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन जोड़ना, ये होता है एजिमुलेशन। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, पुराने में नया जोड़ना या पुराने स्कीमा में नया इंफॉर्मेशन जोड़ना ही एजिमुलेशन है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एजिमुलेशन। एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन ये है, आपको कंफ्यूजन हो चुका है, ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को ठीक करना, चेंजिंग आइडियाज टू फिट न्यू, अपने थॉट्स को चेंज करना ताकि आप नई इंफॉर्मेशन उसमें डाल सको, इसे कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। मैं एकोमोडेशन को एक बार फिर अच्छे से समझा देता हूं। ये आपका एकोमोडेशन है। तो इसमें होता क्या है कि चेंजिंग आइडियाज टू फिट न्यू, मतलब कि जो आपका पुराना स्कीमा है उसे ठीक करके नई इंफॉर्मेशन को उसमें एडजस्ट करना। मान लीजिए आपने कोई चीज गलत सीख ली है, तो जब आप उसको सही सीख रहे हो तो आप नई नई इंफॉर्मेशन यहां पे रखोगे ना, तो इसको कहा गया है एकोमोडेशन, ठीक है। नई इंफॉर्मेशन सेट करना, पुराना सीखा हुआ या पुराना गलत सीखा हुआ उसे ठीक करके वहां पे नई चीज जोड़ना ही आपका एकोमोडेशन है। यहाँ पे आप एक नया स्कीमा सेट कर रहे हो, मतलब नया स्कीमा वहां पे डेवलप कर रहे हो, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई, एजिमुलेशन और एकोमोडेशन। एजिमुलेशन पुराने में नया जोड़ना, एकोमोडेशन पुराने को ठीक करके नया जोड़ना, ठीक है। इसे हम इस इमेज से समझते हैं। बच्चा जो होता है वो अगर डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में होता है, फिर वो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचता है। आपने 4 पैर वाला एक जानवर देखा और आपने कहा कि ये बिल्ली है, आपसे हम ही ने बताया कि ये बिल्ली है, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपने जब देखा कि ये 4 पैर की आपको गाय भी दिख गई, आपको सूअर भी दिख गई, आपको घोड़े भी दिख गए और आपने सबको कहा कि बिल्ली है, ठीक है। कुछ बोल दिया, ये दूसरी बिल्ली है, छोटी बिल्ली है, ऐसा कुछ आपने बोल दिया, पर आपने उसको बिल्ली बोला। पर हमने आपको बताया, तो एक मिनट, तो ये जो जब आपने 4 पैर वाला जानवर देखा, बिल्ली के अलावा आपने जितने भी जानवर देखे आपने सबको बिल्ली ही बोला, क्यों, ये एजिमुलेशन है। आपके पूर्व ज्ञान में एक नई इंफॉर्मेशन जा रही है और आप बस उसको शामिल कर रहे हो, वहां पे कोई सुधार नहीं कर रहे हो। पर जब आप उसमें सुधार करते हो कि नहीं यार, कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, हाथी अलग होता है, घोड़ा अलग होता है, तब उसको कहते हैं एकोमोडेशन। पुराने वाले में बस आप नॉलेज ले रहे थे कि हाँ सर पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एकोमोडेशन में आपके नॉलेज में जो कमी है वो दूर हो रही है। सपोज यही टॉपिक आपने किसी और से पढ़ा था, सॉरी मैं अपनी तारीफ करने वाला हूँ, और वो क्लियर नहीं हो कर पा रहे थे आप, डाउट, तो वो हो गया, आपने शामिल कर लिया अपने पुराने ज्ञान में, ये हो गया आपका एजिमुलेशन। अब जो चीजें नहीं समझ में आ रही थी आपने वो मुझसे क्लियर कर ली, ये हो गया आपका एकोमोडेशन। आपने एक नया स्कीमा अपने अंदर बना लिया। तो ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस छोटे से पॉइंट बचे हैं तो उन्हें भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा पे जीएन पियाजे की उसका जो असर था वो तो उतना चल ही रहा है, आज भी हम उन्हीं के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। पियाजे का कहना था, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज़ आते हैं, कि जो आपका क्लासरूम है, जो आपका कक्ष है या क्लासरूम है, जो आपका क्लासरूम है वहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए। बच्चे वहाँ करके सीखें, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण डिस्कवरी से करें, ठीक है। उनको प्रोजेक्ट्स देने चाहिए,
ठीक है, उन इससे वो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो अपने हाथों से करें, चीज़ों को सामने देख के करें, तो वहाँ पे बच्चे ही ज्ञान के निर्माता हों। ठीक है, और करके सीखें। ठीक है, क्लासरूम में। और जो टीचर है, ऐसा नहीं कि वहाँ टीचर ना हो, क्लासरूम में टीचर हो। ठीक है, लेकिन टीचर आपको वहाँ पूरा शुरू से लास्ट तक बताने वाला नहीं होना चाहिए। टीचर वहाँ पे फैसिलिटेटर होना चाहिए। ये टर्म भी याद रखिएगा, टीचर एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो गाइड करे, जहां पे आप अटके वहां पे आपकी मदद करे। तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ये स्टेजेस ये बताती हैं कि सारी मतलब हर बच्चे में अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो टीचर्स को अलग अलग एज ग्रुप का ध्यान दे के ही करना चाहिए। सपोज 2 से 7 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, पर कुछ रीजन रहे होंगे, कुछ एनवायरमेंटल रीजन रहे होंगे, वो बच्चा अगर सपोज उसे 3rd क्लास में होना चाहिए या 2nd क्लास में होना चाहिए, तो वो 2nd क्लास में ना होके 1st क्लास में ही है। ठीक है, या और पीछे करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वो बाल वाटिका में है, सपोज कुछ रीजन से वो नहीं पहुंच पाया था, तो टीचर्स को इसके भी हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि ये बच्चा इस उम्र में सब कुछ नहीं सीख सकता। ठीक है, तो ये एक एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है इनकी थ्योरी का। इसके बाद हम बात करें अगर, तो रेडीनेस टू लर्न, मतलब बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जैसा कि मैंने कहा कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आप ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है रेडीनेस टू लर्न। इसके बाद इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ। इन्होंने इनके क्रिटिसिज्म के पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्रिटिसिज्म ये था, इसको आप समझ लीजिएगा, क्रिटिसिज्म है, आलोचनाएं हैं इनका कहना था कि एज का तो रोल है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा ही रोल एज का है। इन्होंने कल्चर को और सोसाइटी को इग्नोर भी किया। इन्होंने सोसाइटी को इंपॉर्टेंट माना, इन्वायरमेंट को इंपॉर्टेंट माना, लेकिन उतना नहीं माना, बहुत कम माना। ठीक है, तो इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ये इनकी पहली आलोचना है। क्यों? हर कल्चर का अपना एक अलग महत्व होता है। किसी किसी कल्चर में कुछ चीज़ें बच्चे थोड़ा पहले सीख जाते हैं, किसी किसी कल्चर में कुछ बच्चे थोड़ा चीज़ों को बाद में सीखते हैं। अब जैसे एक सामान्य घरों के बच्चे होते हैं या अर्बन एरियाज़ के बच्चे होते हैं, उनके डेवलपमेंट में और एक आदिवासी बच्चे के डेवलपमेंट में उसी सेम एज ग्रुप में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो उनका कल्चरल और जो सोसाइटी का डिफरेंस है, कहीं ना कहीं वो होता है। ठीक है, पियाजे का मानना था कि ट्रेनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है, अभ्यास सीखने को इतना असर नहीं करता। उनको ये ट्रेनिंग का मतलब रटना लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अभ्यास या ट्रेनिंग या सिखाना या याद कराना अच्छे से किया जाए, समझदारी के साथ किया जाए, तो वो आगे जाके थिंकिंग को डेवलप करता है, थिंकिंग को डेवलप करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पियाजे सोचते थे कि ट्रेनिंग का मतलब होता है रटाना और रटने से ज्ञान नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं, जब कोई चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, सारे डाउट्स को आप क्लियर करके करते हैं और फिर आप वही चीज़ें उसको बच्चे को पढ़ने को या करने को देते हैं, तो बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती ही होती है। पियाजे की जो स्टेजेस थी उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। अब पियाजे के अकॉर्डिंग तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, 3rd स्टेज में ऐसा डेवलपमेंट होगा और फिर 4th में ऐसा डेवलपमेंट होगा, है ना, स्टेजेस में दे दिया। पर डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं होता, ट्रबल विद स्टेजेस। इस क्रिटिसिज्म का नाम है ट्रबल विद स्टेजेस। क्या स्टेजेस डेवलपमेंट में होता है? नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्टेजेस में नहीं होता। जरूरी तो नहीं कि जो बच्चा 4 साल का है, ठीक है, और जो बच्चा 8 साल का है, मोस्ट ऑफ केसेस में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। हो सकता है 4 साल वाले बच्चे ने कुछ यूनिक सीख लिया हो, ठीक है, उसको सिखाया गया हो, उसको कुछ यूनिक उसकी या इनबॉर्न उसकी कोई एबिलिटी रही हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है जरूरी नहीं है, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके सिखाने पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। ठीक है, एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 10 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है और एक 30 साल का आदमी। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग सबसे कम समझदार ये है, इससे थोड़ा ज्यादा समझदार ये है और सबसे ज्यादा समझदार ये है। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में ये बात सही होगी, पर क्या ऐसा होगा? जरूरी नहीं। हो सकता है इसको जो नॉलेज हो वो
या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जरूरी तो नहीं है। मैं जिस एज में हूँ, सपोज मैं अगर 22 का हूँ, तो क्या जरूरी है क्या कि सारे ही 22 के बच्चे मेरे जैसी थिंकिंग के होंगे? या मुझसे बहुत ऊपर भी हो सकते हैं, मुझसे बहुत नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी जो मेंटल एज है वो 35 साल के आदमी के बराबर भी हो सकती है ना? मतलब समझदारों कुछ ज्यादा ही हो सकते हैं। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसको कहा गया, पियाजे ने अंडर एस्टिमेट किया एडल्ट्स की एबिलिटीज को या यंग चाइल्ड की एबिलिटीज को। इसको भी एज अ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अंडर एस्टिमेटेड यंग चाइल्ड्स एबिलिटीज और ओवर एस्टिमेटेड एडल्ट्स एबिलिटीज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने नोट्स खुद से बनाइएगा, चीज़ों को इंग्लिश में याद रखिएगा और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल, हैव अ ब्रॉड फ्यूचर इन दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।